96 अरब का जो शॉर्टफॉल है क्यों आया, आप क्या समझते हैं? हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसीज, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का ना करना, वोट को इज्जत ना देने की वजह से, अवाम का अदम एतमाद और रियासती इदारे खसूसन FPR के मसाइल की तरफ तवज्जो ना देने का ये नतीजा है जो इस नाकामी की शक्ल में। 96 अरब का शॉर्टफॉल पूरा किया जा सकता है? इस वक्त मुल्क में इक्तसादी जमूद है, लोगों के कारोबार तनाज़ुली का शिकार है, इसलिए 96 अरब का शॉर्टफॉल बिल्कुल पूरा नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम से मुल्क में खुशहाली आएगी? अनूज दिल्ली दूरस्त, अवाम की विल और आइन के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा, क्योंकि ये सिर्फ जुडिशरी का मामला नहीं है बल्कि बहुत सारे इंसानी हकूक आपके मेरे जिनको आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दी है वो भी खत्म हो जाएंगे। शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मिनी बजट आ सकता है? डेफिनेटली दे विल टेक सर्टेन मेजर्स, ये नए टैक्सेस लगाएंगे, टैक्स के रेट्स बढ़ाएंगे। आईनी तरमीम से मुआशरत में बेहतरी आ सकती है? अगर अवाम की विल के खिलाफ आप जाएंगे, आइनी हकूक जब्त कर लेंगे, मुआशरे में अदम इत्मीनान बढ़ेगा तो उससे मुआशी तरक्की नहीं आ सकती। जो इनकम टैक्स गोशवारों की स्पीड जिस तरह बढ़ रही है, आप समझते हैं कोई बेहतरी की तरफ हमने कदम रख दिया है? इनकम टैक्स के गोशवारों में जो अब तक के गोशवारा जमे हैं उनमें 42% निल की रिटर्न है। इस चीज़ की माजी है कि लोग सिर्फ रिटर्नें फाइल कर रहे हैं और किसी किस्म का टैक्स अदा करने के मूड में। आईनी तरमीम से मुल्क की कर्जा उतारा जा सकता है? कर्जे भी बढ़ेंगे, मईशत की हालत पहले ख़राब है, अवाम का एतमाद और मुतज़लज़ल होगा, तो मुआशी हवाले से चीज़ें बेहतरी की तरफ गामज़न नहीं नजर आएंगी। हाँ, इसको छोड़ के अवाम की विल को अगर इज्जत दे दें तो इंशाल्लाह मामला बेहतरी की तरफ। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली कर्जों से मुमकिन है या वसाइल से? सिर्फ बेहतर माशी प्लानिंग से और खुद नसारी से मुमकिन है, बिल्कुल कर्जों से मुमकिन है। आईनी तरमीम पूरे मुल्क का आजकल मसला बना हुआ है, आप समझते हैं आईनी तरमीम मंजूर हो जाती हैं तो दुश्मन ममालिक पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे? उनका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। आईनी तरामीम के मंजूर होने से पाकिस्तान दुश्मन अना से ज़रूर खुश होंगे कि जब जब हमने इस तरह के इकदाम किए हैं हम अंदर से कमज़ोर हुए हैं और बाहर से दुश्मन को ज़्यादा तकवीयत मिली है। स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया करने से कोई बेहतरी आएगी? मैं लोगों को होशियार करूंगा, इन्फ्लेटेड लेवल पर स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया नहीं करनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज नज़र का धोखा है, किसी किस्म की पाकिस्तान में नई सरमायाकारी नहीं आई। आईनी तरमीम से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या कौम को फ़ायदा होगा? ना पाकिस्तान को होगा ना कौम को होगा कि एक फॉर्म 47 की गैर नुमाइंदा हुकूमत एक लोटा करेसी के दरवाजे खोल के लोग आगे जाते हैं, हम माजी में छंगा मांगा की तरफ जा रहे हैं, उसमें जबर जुल्म पैसा चला के आप करेंगे, अवाम के अंदर बेचैनी बढ़ेगी, ना तो ये मुल्क के मुफाद में है ना कौम। गैर मुल्की इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के लिए कहा जा रहा है, आप समझते हैं गैर मुल्की इन्वेस्टर इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं? गैर मुल्की इन्वेस्टर सिर्फ उस वक्त आता है जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं और वो गैर महफूज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ मैं हूं फजल यूबी। नाज़रीन, 96 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए क्या मिनी बजट आ सकता है? और इनकम टैक्स गोशवारों की जो स्पीड है जिस तरह बढ़ रही है, आप समझते हैं क्या वाकई मुआशी इशारे मुस्बत हैं, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है, फिर तो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन होना चाहिए। तीसरा, 26वीं आईनी तरामीम जो हुकूमत करने जा रही है उससे मुल्क में किस तरह खुशहाली आएगी, मुल्क और कौम को क्या फ़ायदा होगा, कौन उससे फ़ायदा उठाएगा, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर ज़हीर मीर साहब, आप ACCA हैं, FCA हैं, चेयरमैन हैं ग्लोबल टैक्स फोरम के, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट, माहिर टैक्स अमूर हैं, और लाइन पर मुझे ज्वाइन करेंगे जाहिद अतीक चौधरी साहब, आप सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। सबसे पहले मैं जाहिद अतीक चौधरी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। जाहिद अतीक चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा सर, 96 अरब का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए हुकूमत मिनी बजट ला सकती है? बुनियादी तौर पर मौजूदा हालात के तनाजुल में तो इसकी कोई खास जरूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि FBR अगर अपने एडवांस टैक्स की कलेक्शन और जो रिटर्न के साथ टैक्स आ रहा है उस पे अगर सही तरह से काम कर ले तो ये जो है वो 100 अरब रुपए के करीब की रकम जो है ये एडवांस टैक्सेस से भी पूरी हो जाती है, जो हम क्वार्टरली जितनी भी हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और दीगर कारोबारी इदारे हैं वो हर 3-3 महीने की एडवांस टैक्स की किस्त जमा कराते हैं, ये एडवांस साल की अपनी टैक्स लायबिलिटी की बुनियाद पे। अमूमी तौर पे इस जो है प्रोविजन पे कोई ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं किया जाता था, सिर्फ बड़े अदारे हैं वो तो अपनी जिम्मेदारी करते थे, लेकिन जो दरमियाने दर्जे के या छोटे दर्जे के अदारे हैं वो इस तरफ खास तवज्जो नहीं देते थे। तो FBR की इन्फोर्समेंट साइड ने इस पे इफेक्टिव काम किया है, तो मैं समझता हूँ अगर एडवांस टैक्स की कलेक्शन इफेक्टिव तरीके से अगले क्वार्टर में पूरी ले ली जाए तो शायद ये जो शॉर्टफॉल है इसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि FBR ने जो टारगेट अपने लिए फिक्स किया है वो हमारी जो इस वक्त इकोनॉमी
इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका तनासुब दुरुस्त नहीं है। जो इस वक्त तनासुब है मुआशी तरक्की का, उस हिसाब से ये टैक्स का जो टारगेट है वो ज्यादा है। तो इसको पूरा करने के लिए इनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिसके आमतौर पर काउंटर प्रोडक्टिव नताइज निकलते हैं। यानी जब एफबीआर ज्यादा इन्फोर्समेंट की तरफ जाती है तो इससे फिर जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला साइकिल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो मौजूदा हालात में एफबीआर को जो टैक्स गैप्स है सेक्टर्स में वो तलाश करने चाहिए कि जिन सेक्टर्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और उन सेक्टर से टैक्सेस कम आ रहे हैं तो वहां पे काम करने की जरूरत है। वो सेक्टर्स जो पहले से ओवरलोडेड है, जिन पे टैक्स की ज्यादा परसेंटेज है, उन सेक्टर्स को मजीद तंग करने से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसकी परसेंटेज कम होती है। जाहिद अतीक चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद में स्पीड बढ़ रही है, आप समझते हैं हम मुआशी तरक्की की तरफ गामजन हो चुके हैं? वहाँ साल जो है गुज़िश्ता साल की निस्बत एफबीआर को तकरीबन डबल रिटर्न्स आए हैं। जिस तरह लास्ट उन्होंने कहा 30 सितंबर तक तकरीबन 17 लाख रिटर्न्स आए थे और इस साल कोई 36 लाख से भी तजावज कर गया है। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो है वो टैक्स कल्चर बन रहा है और इसकी एक बुनियादी वजह भी है, वो ये है कि चूंकि आपको पता है कि पहले फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट था, तो एफबीआर इस साल एक लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट भी लेके आई थी कि अगर आप अपनी रिटर्न ड्यू डेट में नहीं जमा कराते तो आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में गोशवारा जमा कराने की बुनियाद पे एक्टिव तो होंगे, लेकिन आपके स्टेटस के साथ लेट फाइलर का लफ्ज लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ लेट फाइलर के लिए अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर अजाफी टैक्स रेट्स से भी होल्डिंग के। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि अभी ये कहना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा कि एफबीआर का नंबर 6 मिलियन पे चला जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि ये टैक्स गुजार वही हैं जो साबका सालों में अपने टैक्स रिटर्न 30 सितंबर की बजाय 31 अक्टूबर या 30 नवंबर या 15 नवंबर तक मुकम्मल करते थे। इस दफा ये वो टैक्स गुजार हैं, ये कंप्लाइंट टैक्स पेयर हैं, इन्होंने एफिशिएंटली अपने रिटर्न्स फाइल किए हैं। एक बात यहाँ करना जरूरी है कि एफबीआर का जो आईआरएस का सिस्टम है वो टैक्स रिटर्न्स की लास्ट डेट में जो है वो खासा स्लो हो गया था और बैंक्स में जो टैक्स गुजारों ने अपनी रकूम जमा कराई थी उसके सीपीआरएन भी अपलोड नहीं हो रहे थे। एफबीआर को चाहिए कि वो अब अपनी टैक्स बेस भी बढ़ाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो अमूमी कल्चर है वो लोगों को लास्ट डेट्स या लास्ट वीक में टैक्स वकला के पास आने का जो है वो एक सिलसिला है। वकला के लिए जो है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि अगर उनके पास ज्यादा ट्रैफिक आ जाए या ज्यादा क्लाइंट्स आ जाए तो वो सबकी रिटर्न्स को विद इन टाइम फाइल कर सकें। एफबीआर अगर वो कोशिश करते हैं, उनकी टीम कोशिश करती है, तो एफबीआर का सिस्टम उनकी मदद नहीं करता। तो एफबीआर को अपना सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाना है। और जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, आप देखें एससीओ की समिट चल रही है, 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद है और फिर हमारे यहाँ जो धरना और एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद 2-3 दिन पीछे बंद रहा और फिर इसी एहतजाज के तनाजुल में इंटरनेट की बंदिश है। इस हवाले से भी वकला को और उनके दफातर को टैक्स रिटर्न फाइल करने में बड़ी प्रॉब्लम है। तो एफबीआर को इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो मुल्क के दीगर हालात हैं जैसे कि इंटरनेट की बंदिश, धरने, एहतजाज, इनको भी मद्देनजर रखते हुए फैसले लेने चाहिए और टैक्स गुजार को फैसिलिटी देनी चाहिए कि वो अपना टैक्स रिटर्न जो है वो एक रीजनेबल टाइम में अपनी फाइल कर सके। बहुत शुक्रिया जाहिद अतीक चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। उमर ज़हीर मीर साहब, 96 अरब का जो शॉर्ट फॉल आया है, आप समझते हैं इसको पूरा किया जा सकता है? पूरा किया तो जा सकता है। सवाल ये है यूबी साहब कि क्या हुकूमत जो इकदाम कर रही है उनसे पूरा हो जाएगा? उनसे तो पूरा नहीं होगा। मईशत का हाल ख़राब है, अगर हम खुल के बात करें, मुआशी हालात तबाह हो चुके हैं। कारोबार का आपके सामने जो हालात हैं, सैलरी तबका टैक्स दे दे के वैसे पिस चुका हुआ है। हम कहते हैं कारोबारी अफराद टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन उनके ऊपर भी जितने टैक्स हैं और जितने अनऑफिशियल टैक्सेस हैं उनकी भी बस हो गई है। तो अगर आपके सामने एक केक है, वही छोटा होता जा रहा है, आप उसका आधा हिस्सा भी ले लें, वो छोटा ही होना है। उस केक की निस्बत जो 10 गुना बड़ा है, उसकी छोटी पाई भी उससे बहुत बड़ी होनी है। अब हुकूमत के इकदाम क्या हैं जी? खौफ, जुल्म, जबर, हैरेसमेंट, तो ये एक हद तक ही काम करते हैं ना। अगर आप वो मुआशी पॉलिसियाँ नहीं ला रहे जिससे मईशत तरक्की करे, अगर आप लोगों की विल को इज्जत नहीं दे रहे कि लोगों का एतमाद बढ़े, अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं ला रहे कि इदारों की कारकर्दगी बेहतर हो, तो फिर कैसे होगा? विशफुल थिंकिंग से तो नहीं होगा। उमर ज़हीर मीर साहब, SRO 350 आया, ताजर दोस्त स्कीम आई, सबसे मुश्किल तरीन फिनांस एक्ट 2024 बनाया गया, इसके बावजूद शॉर्ट फॉल आना, आप समझते हैं ये नेग्लिजेंसी एफबीआर की है, ये हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की है? मैं जी एफपीआर से ज्यादा हुकूमती मुआशी पॉलिसियों को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा। एफपीआर के जो हमारे दोस्त हैं उनसे अकेले में बात करें ना यूबी साहब, जाहिर है सरकारी मुलाजिम, मैं पब्लिकली तो नहीं
कह सकते, वो अपने रोने रोते हैं। वो भी इतने ही तंग है हुकूमत से जितना आम आवाम तंग है, लेकिन जाहिर है नौकर की तो नखरा की, सरकारी मुलाजिम बेचारा क्या बोल सकता है। अब मिसाल के तौर पे पॉलिसी किस तरह लाई गई, आपने ताजिर दो स्कीम की बात की है। मैंने चैम्बर में कोई आई थिंक तकरीबन हमारा जो टैक्स क्लिनिक में चेयर करता रहा, आपको पता है वहाँ पे 500 से ज़्यादा चैम्बर मेंबर ने विजिट किए, कोई 12 के करीब सेमिनार और इवेंट्स वगैरह हमने किए। ताजिर दो स्कीम को जिस तरह यहाँ पे लॉन्च किया गया दुनिया में नहीं होता। मतलब आप टैक्स पेयर और बिजनेसमैन को बेवकूफ़ समझ के फ्रॉड करें, रियासती सतह पर लम्हा फिक्री है। सिर्फ 1 मिनट में आपके नाज़रीन के लिए मैं किस चीज़ को रेफर कर रहा हूँ। मार्केटों में जा के कहा गया कि सिर्फ 1200 टैक्स देना है, रजिस्टर हो जाओ। जब रजिस्टर हो गए तो कहा गया आहा हमने तो आपको फंसा लिया, ये 1200 तो उसका टैक्स था जिसने देना नहीं। फिर जो रिएक्शन आया, हड़तालें हुई, वो आप देख सकते हैं। ये तरीका कार नहीं होता। आप लोगों को एतमाद देते हैं, उन्हें ऑन बोर्ड करते हैं, फिर आपकी मुआशी पॉलिसियाँ आपस में एक दूसरे के साथ होती हैं कि मईशत को भी बढ़ावा दें, लोगों की जिंदगी आसान करें। ये नहीं कि नंबर फजिंग करें, फजिंग करके कहीं इन्फ्लेशन नीचे चली गई है और खुद ही तालियां बज जाएं। लोग जब निकलते हैं मार्केटों में अपनी जिंदगी देखते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं बन सकते। अब वो जो स्टेक होल्डर कमेटी बनाई गई थी जिसमें अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे भी थे, FBR के नुमाइंदे भी थे, ताकि चैम्बर के नुमाइंदे भी थे, ताकि इसको ताजा दो स्कीम को कामयाब बनाया जाए। 50 अरब का उनको टारगेट था इसमें पूरा करना है। लेकिन सिर्फ मेरा सवाल जो पूछना चाह रहा था, फिर शॉर्टफॉल आया है, इतने स्टेप लेने के बावजूद फिर ये या बिजनेस नहीं है मुल्क में या लोग जानबूझ के इसमें रजिस्टर नहीं हो रहे। दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो बिजनेस नहीं है, दूसरा जब एक दफ़ा एतमाद टूट जाता है ना अयूबी साहब, फिर बहुत मुश्किल होता है एतमाद बहाल करना। जब शुरू ही आप फ्रॉड से कर रहे हैं, रियासत फ्रॉड से कर रही है, हुकूमत पॉलिसी ला के झूठ बोल रही है, हम इसके रूल्स बाद में लाएंगे जी जुलाई में, अभी हम आपको कह रहे हैं रजिस्टर हो जाए 1200 होगा। FBR के मुलाजिम, FBR के लोग जा के मार्केटों में ये कह रहे हैं। चैम्बर में डिस्कस हुआ है, हर मार्केट का सदर आया हुआ था, मैं चेयर कर रहा था इवेंट, वहाँ पे की नोट स्पीकर था, हर एक ने बताया, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मंगवा लें, चला लें अपने प्रोग्राम में। अब इसके बाद भी आप चीज़ें सही कर सकते थे अगर आप कोई बाकी मुआशी पॉलिसियाँ इसके मुताबिक लाते। मतलब ये कोई तुक नहीं बनती कि आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उस पर बेस करके मैं इनकम टैक्स लगाऊंगा। दूसरी तरफ आपकी मुआशी पॉलिसियों का ये हाल है कि दिन ब दिन आप तनज़्ज़ुली का शिकार कर रहे हैं। आप खुद भी बड़ा छिक्का मारते हैं तो 3% की ग्रोथ प्रेडिक्ट करते हैं उस मुल्क में जहाँ पे आबादी की शरह क्या है कि दर हकीकत आप मुनफी ग्रोथ का कह रहे हैं। अच्छा मनफी ग्रोथ भी छोड़ दें, महंगाई की आप बात कर रहे थे, पहले भी आपने की, सिंगल डिजिट में पहुँच जाएगी, बड़ी कम हो गई। आप मुझे बताएं, आप घर का किचन चलाते हैं अपने, कम हुई है तो क्या कर रहे हैं? वो ड्रामे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे भाई भी जिक्र कर रहे थे नंबर फजिंग कट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे ये एक साबिक वजीर ख़जाना एक तरकीब सुनागे हुए हैं, ये फजिंग करते हैं, कुछ चीज़ें निकाल के कहते हैं अब ये नंबर है कम हो गया। लोग बेवकूफ़ नहीं है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले हुकूमती ज़राए से जो आवाज़ उठ रही थी 96 अरब के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मिनी बजट आ सकता है। आप समझते हैं वाकई मिनी बजट आ सकता है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर साहब, अयूबी साहब बड़े मुश्किल सवाल पूछने शुरू कर दिया आपने। इन्हें हक़ाइक़ तो ये हैं, आवाम भी देख रही है, ताजर भी देख रहे हैं, मिनी बजट आ सकता है। हकीकत तो चले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, मेरे ये नॉलेज में है कि मिनी बजट पे काम हुआ है और वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीज़न तो मिनी बजट आ रहा है। लास्ट मोमेंट पे कोई चेंज हो जाए, क्योंकि अब हमने इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उधर भी हमने नॉक किया है, वहाँ से भी हमें कर्जे मिल रहे हैं, एक टेम्परेरी रिलीफ, क्योंकि अब ये तरमीम भी लाना चाह रहे हैं, वक्ती तौर पर रोक दें तो बज़ाहिर ठीक है। अदरवाइज मुआशी हालात भी वही हैं, शॉर्टफॉल भी वही है। और ये मैं आपको इतला कॉन्फिडेंटली आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा दे रहा हूँ कि मिनी बजट के ऊपर काम हुआ भी है और मुकम्मल है, और कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, 96 अरब का जो शॉर्टफॉल है, आप समझते हैं कि मिनी बजट आएगा और एक महंगाई का तूफान फिर उठेगा? जब टैक्स रेट्स बढ़ाते हैं और टर्नओवर के ऊपर उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो तो बड़ा सिंपल है, उसको पूरा होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि मुल्क में कारोबार कम हो गया, आपकी टर्नओवर रिड्यूस हो गई है, उसकी वजह से टैक्स का शॉर्टफॉल आ गया। अब गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में खिते का सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट है, एक इंडिविजुअल की आमदन के ऊपर तकरीबन 50% टैक्स रेट है, कि पूरे इस खिते में जो सबसे हाई रेट। अगर इसके बाद कोई मिनी बजट लाकर मजीद टैक्सेस आयद किए जा सकते, इनको ये कहते हैं मनी एज नो बाउंड्रीज एंड नो फ्लैग, वो पैसा फिर पाकिस्तान से और निकल जाए। वो जहाँ पर कम रेट मिलेगा, जहाँ पर बेहतर कारोबार वहाँ पर चलता जाएगा। इस वक्त तो जरूरत मिनी बजट से बढ़ के लोगों को इंसेंटिव देने की। उमर साहब, फिर शॉर्टफॉल जो 96 अरब का
का है उसको पूरा करने के लिए मिनी बजट ना लाया जाए, तो तरीका क्या? सर ये मैं आपसे तो पहले भी कई दफ़ा जिक्र की, अब हुकूमत को आवाम से कुर्बानी मांगने की बजाय अपने अखराजात कम करने चाहिए। देखिए आपने पिछले 3 साल में वफाकी हुकूमत के अखराजात में पे 43% इजाफा कर दिया, उसको ख़त्म करें ना यार। आप इतनी बड़ी हुकूमत, इतने डिपार्टमेंट, इतने डिवीजन्स क्यों बना रहे हैं? मसलन आपने अभी मैं पढ़ रहा था कि नई गाड़ियों के टेंडर्स निकल रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियां नई बड़ी फॉर्चूनर्स और क्रूजर्स और कोरोला, ये क्यों कर रहे हैं? इनको रोके। ये 96 अरब की कटौती अपने खर्चों में लगाएं, बिल्कुल मिनी बजट ना लेकर आए। ये अपने खर्चे 96 बिलियन से कम करें। देखिए इस साल हम सबको कुर्बानी देनी है। डिफेंस बजट में हमने 348 अरब रुपए का इजाफा किया, अभी फिर 20 अरब रुपए स्पेशल ऑपरेशन के लिए, इसको कम करें। उनसे भी रिक्वेस्ट कर लें कि मुल्क बचाना है, हम सब ने मुल्क मिलकर बचाना है, ये अपने बजट्स कम करें। ये अभी उस दिन मैं सुन रहा था कि हमारे ISPR के तर्जमान कह रहे थे कि हम 260 अरब रुपए टैक्सेस में देते हैं। अगर तो ये इनकम टैक्स है, दैट मीन्स कि वो 1260 अरब रुपया कमा रहे हैं तब भी 260 अरब रुपया टैक्स दे रहे हैं ना। तो अगर वो इतना ज्यादा 1200 अरब रुपए से ऊपर आमदन बना रहे हैं, तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि ये हमारे पाकिस्तान की खातर ये इधर जो बजट में है अपना हिस्सा कम कर लें, ताकि ये तो बहुत बड़ी रकम है जो इनको वैसे मिल रही है। तो बाकी वरना आपका मुल्क बचना बड़ा, देखिए आपने इक्तिसादी इस्लाह तो की कोई नहीं, ना ही आपका मूड है करने का, ना ही बजाय इसके के टैक्सेस के स्लैब्स बढ़ाते जाए। यहाँ पर स्टेट का क्या काम है? एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना जिसमें कारोबार प्रॉफिट्स बनाए एंड देन दे कैन टैक्स देम। हम वो तो देते ही नहीं है। उमर इकबाल खान साहब, अब जिस तरह इनकम टैक्स गोशवारा की स्पीड बढ़ी है, हुकूमत कह रही है अब हम मुआशी तरक्की की तरफ हम चल पड़े, वाकई ऐसा हुआ है? ये वैसे हौसला अफजा है, गलत गोशवारे ज्यादा जमा हो रहे हैं, एक हौसला अफजा चीज़ है, लेकिन हमने उसको साइंटिफिकली उसका एनालिसिस भी करना है। 37 लाख गोशवारों में से 12 लाख गोशवारे से ज़्यादा, 12 से 13 लाख गोशवारे ऐसे हैं जिसमें नील इनकम डिक्लेयर की गई है। ये मैं से FBR के नहीं, अब देखें ना, जीरो इनकम का तो कोई फायदा नहीं, चाहे 50 लाख गोशवारे आ जाए। इसी तरह 10 लाख रुपए इनकम टैक्स वाली जितनी रिटर्न्स हैं वो तो 5 लाख भी नहीं है। 5 लाख लोग हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए इनकम टैक्स से ऊपर अदा किया, बाकी सब इससे नीचे हैं। इसलिए खाली नंबर ऑफ रिटर्न्स एक पैमाना नहीं है, ये एक नजर का धोखा है। बल्कि आपके लिए आप 1 करोड़ रिटर्न ले आते हैं लेकिन उनके साथ टैक्स ही नहीं आता, तो उसका क्या फायदा होगा? इनको तो काम इस पर करना है कि टैक्स ज्यादा इकट्ठा, लोगों को एतमाद की बहाली दें, लोगों से झूठ ना बोला जाए। जैसे ताजर दो स्कीम जिसे आप कहते हैं, मैं उसे ताजर दुश्मन स्कीम कहता हूँ। आपने पहले कहा जी 1200 उन लोगों से लेंगे जो टैक्स नेट में नहीं है, बाद में आपने एक शेड्यूल दे दिया जो कि 60,000 2 लाख तक जा रहा था। तो भाई आप ये शेड्यूल क्यों दे रहे हो? जो लोग टैक्स नेट में भी वो भी उसको फॉलो करने के बार बार उमर साहब उसमें कमेटियां बनाई गई, डिस्कशन भी हुआ, बाद में कोई काफी चीजें अमेंडमेंट भी की गई उसमें, ताकि ताजर दो स्कीम को कामयाब बनाया जा सके। अभी तक तो 55,000 लोग नहीं उसमें रजिस्टर हुए। क्या कहते हैं, मीडिया कैंपेन पर जितना खर्चा है वो नहीं पूरा हो सकता। नहीं सही। फिर इसके अलावा अब मौजूदा हालात में फिर हम पाकिस्तान को जो जिस तरह कह रहे हैं मुआशी इशारे मुस्बत आ रहे हैं, क्या वाकई है? मुआशी इशारे मुस्बत इस तरह आप देखें, हमारे मुल्क में हम अपनी पढ़ी लिखी यंग जनरेशन को मुल्क से बाहर भिजवा रहे हैं। 8 लाख 10 लाख पिछले साल गए थे, फिर 8 लाख जा रहे हैं, 10 लाख लोग जाना चाहते हैं। उसकी वजह से हुआ क्या है कि आपकी जो फॉरेन रेमिटेंस है ना वो बढ़ गई है। इस वक्त सिर्फ वो एक मुस्बत इशारिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान बच रहा है। पिछले 3 महीने में 8 अरब 82 करोड़ डॉलर उन पाकिस्तानियों ने भेजे हैं पाकिस्तान में, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कुछ न किसी हद तक तकवीयत मिल रही है। आपको तो ये पैसा सोना है आपके लिए। आप ये सोचे कि पूरा IMF का 3 साल 37 माह का प्रोग्राम $7 बिलियन का है, और 3 माह में उन पाकिस्तानियों को जिनको हुकूमती अरकान दिन रात गालियां निकालते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो हमारी हुकूमत पसंद ही नहीं करती, उन्होंने $9 बिलियन भेज दिया। और भाई उनको अपने सर का ताज बनाए, उनको मजीद मराद दें, ये IMF से भी जान छूट जाएगी। हमारी तो कोई पॉलिसी ढंग की नहीं है। नहीं उमर साहब, ना हो अगर मुआशी पॉलिसी हमारी बेहतर, तो फिर महंगाई सिंगल डिजिट पर किस तरह आ गई? महंगाई सिंगल डिजिट में इनफैक्ट है नहीं है। पहले तो ये मैं एक्सप्लेन कर दूं महंगाई का क्या मतलब है। इस वक्त महंगाई के अपने इशारे वो पिछले एक टाइम पर गई थी, अभी 15.4% पे वापस आ गई है। इस वक्त जो ये कहते हैं ना कि पिछले साल से 50% महंगाई थी, तो उससे भी 15% अब बढ़ गई है। महंगाई तो डबल होती जा रही है। ये लोगों को समझाने की बात है। जैसे गवर्नमेंट लेवीज को ये कंसिडर नहीं करते महंगाई में। PDL अगर आपने 60 रुपए लीटर लगाया तो वो महंगाई के इशारे में डालते ही नहीं है। इसी तरह जो बिजली के बिलों के अंदर डिफरेंट लेवीज है उनको नहीं डालते। इससे क्या नतीजा निकलता है? आपको एक फर्स्ट फिगर मिलती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। महंगाई उस दिन कम होगी जब आप अयूबी साहब कहेंगे मेरा बिजली का बिल कम आया, जब आप कहेंगे कि मैंने ग्रोसरी की है और मुझे बड़ी सस्ती लगी है। अगर चने की दाल 450 रुपए किलो इस वक्त चल रही है तो कौन सी महंगाई कम होगी? मैं तो लोगों से रोजाना मिलता हूँ क्योंकि हमारा काम ऐसा है, तो वो तो बेचारे कारोबारी हजरात
हालात तो परेशान है, टेक्सटाइल तो बहुत सारी बंद हुई पड़ी है, कौन सी इंडस्ट्री है जो चल रही है। और मैं आपको बताऊं, आपकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक नेगेटिव बात है, लोग चोरी की तरफ बहुत माइल हो रहे हैं। ये जो आप टैक्सेस के रेट्स बढ़ा रहे हैं, लोग चोरी की तरफ बड़ी तेजी से माइल हो रहे हैं। हमें इसके ऊपर काम करना है कि लोगों को सिस्टम में लाए। अगर जैसे अभी मैं सुन रहा था कि जी वो बैंक अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकेंगे, ये नहीं कर सके, इससे क्या नतीजा होगा, बैंकों से और कैश निकल जाएगा और कैश इकोनॉमी में चले जाएगा। 12 शरायत रखी गई है, ना कोई गैर मुल्की दौरा कर सकता है, ना वो बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, ना गाड़ी खरीद। तो सारा ब्लैक में चला जाएगा पैसा, लोग घरों में रख लेंगे ना, उसको तो फायदा नहीं है, मुल्क को तो फायदा, मुल्क को नुकसान हो जाएगा उल्टा। आप सिस्टम से लोगों को बाहर निकालना चाह रहे हैं। अच्छा उमर साहब, मौजूदा हालात में जिस तरह पूरे तमाम सियासी जमातें और पूरे मुल्क में डिस्कस हो रही है, अगर 53 जो आईनी तरामीम होने जा रही हैं 26वीं, वो इस मुल्क को कौम के लिए बहुत बेहतर होंगी, आप समझते हैं वाकई? वैसे आप पहले एनकरेज नहीं आज मुझे कहा कि ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर है, वरना जितने मैं मेन चैनल देखता हूँ वो तो ये कह रहे हैं कि ये अगर आईनी तरामीम होगी तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी, अदलिया के अंदर कैंगरो कोर्ट्स बन जाएंगी, जितनी हमारी वकला की तंजीमें हैं, जितने आपके ओपिनियन मेकर्स हैं, ये तो इवन मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कह रहे हैं बुनियादी हकूक खत्म हो जाएंगे, आपके मिलिट्री कोर्ट्स बनने के चांसेस हैं उसके अंदर, और डिफरेंट मामलात में वो बड़ी परेशानी का शिकार हैं। और साथ ये कह भी रहे हैं कि ये तमाम आईनी तरमीम तभी हो सकती हैं जब काफ़ी ज़्यादा जुल्म जबर करके लोगों को उठाया जाएगा, लोटा क्रेसी की जाएगी, उसके बाद ही आईनी तरमीम, क्योंकि इस वक्त तो किसी भी सूरत हुकूमत की नंबर गेम पूरी नहीं है। मैं वैसे आपको बात बताऊं, मेरे तमाम हुकूमती अरकान से अपील है कि ये देखे कि ये हमारे खिलाफ है, मुल्की मफाद के खिलाफ है आईनी तरमीम। मुल्क में खुशहाली आए वो तो तरामीम होनी चाहिए। कौन सी, यही तो मैं पूछा, आप वाहिद आदमी मुझे मिले हैं जो इसके अंदर कह रहे हैं मुल्क से में खुशहाली, किस चीज से खुशहाली आएगी? अदलिया तबाह कर दी जाएगी, इससे खुशहाली आ जाएगी, बुनियादी हकूक खत्म कर दिए जाएंगे, इससे खुशहाली आ जाएगी। 53 में से कुछ चंद होंगी ना? नहीं, ज्यादातर यही है जी, और है ही कुछ नहीं। और जो हमें 100 का अभी तक तो ड्राफ्ट आपको भी नहीं चाहिए, ये एक मार्केट में जो मसवदा सर्कुलेट हो रहा उसमें तो कोई, पंजाब बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट एसोसिएशन, मेरी सबसे सर लाहौर हाई कोर्ट, मैं गिना देता, बलूचिस्तान बार कौंसिल ने शदीद मुखालफत की, इस्लामाबाद बार कौंसिल ने शदीद मुखालफत की, लाहौर हाई कोर्ट बार ने शदीद मुखालफत की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने शदीद मुखालफत की। सिर्फ पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान ऐसे हैं जो इसकी हिमायत में, वहाँ पर भी 6 खिलाफ हैं। मकसद ये है कि इस वक्त तो वकला कम्युनिटी तो इन आईनी तरमीम के खिलाफ पूरी एक मुहिम चलाने के मूड में बन रही है। इसके ऊपर ओपन डिबेट करा लें इस ड्राफ्ट के ऊपर। अगर ये मुल्क के खिलाफ है, मुल्क के लिए सालमियत के लिए भी खतरा है, तो इसको रद्दी के टोकरी में फेंक दें, वरना ले। उमर ज़हीर में साहब, ये भी कहा जा रहा है 26वीं आईनी तरमीम अगर मंजूर होती हैं तो मुल्क की जो मुआशत है वो बेहतर हो जाएगी। हुकूमती ज़राए भी, हुकूमती उज़रा भी ये कह रहे हैं हम बहुत से मसाइल में हमारे हल भी हो जाएंगे और मुआशत भी बेहतर हो जाएगी। आप समझते हैं बाकी ऐसा ही? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके ज़ाती बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं ज़ाती होंगे तो मुआशत के हमारे मसाइल हल होंगे। नहीं, मईशत के कैसे हल होंगे? उसमें क्या आ रहा है कि आपके कर्जे माफ़ हो जाएंगे, और क्या आ रहा है, महंगाई खत्म हो जाएगी, या 26 लाख हर पाकिस्तानी को मिलेगा 26वीं तरमीम का, क्या आ रहा है? कर्जे भी कम होंगे और पहले से उतारे जाएंगे वो 26 में। अब ये तो मुझे, क्योंकि आप कानून को बेहतर जानते हैं मुझसे। 53 जो आपको ये कह रहा है सर जी बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। इफ़ एनीथिंग उससे सवा सत्यानाश होने। 26वीं आईनी तरमीम क्या है? 26वीं आईनी तरमीम ये कह रही है मुल्क में कुछ बुनियादी इंसानी हकूक़ है जो सल्ब होंगे, जैसे आपको बगैर वजह बताए उठाना लीगलाइज हो जाएगा। ये जो मिसिंग पर्सन की चीज़ें होती हैं ना, अभी तो फिर भी कोर्ट में जाके शोर कर देते हैं। अयूबी साहब ने ये प्रोग्राम किया है, पसंद नहीं आया प्राइम मिनिस्टर साहब को, कल अयूबी साहब गायब हो जाएंगे तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम कहीं जाके आपको बरामद भी नहीं करा सकेंगे। अभी तो कानूनी तौर पे हम थोड़ा बहुत, हम तो किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम तो आईनी तरमीम पे बात कर रहे हैं। लेकिन हम एक ये मिसाल दे रहे हैं, वो कहते हैं ना दिल के करीब आती है तो समझ अच्छी आती है। और क्या है जी, अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल गलत होती हैं किसी भी वक्त, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको करने का एक दुरुस्त वक्त होता है। इस आईनी तरमीम में बदकिस्मती से ओवरवेलमिंग चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी वक्त गलत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी और वक्त पे सही अंदाज में दुरुस्त होती, लेकिन अभी जिस अंदाज में और जिन मकासद के लिए की जा रही हैं वो भी गलत है। पूरे मुल्क की अगर इज्तमाई दानिश चीख चीख के ये कह रही है कि सवाए चंद हुक्मरान तबकों के जिनके ज़ाती मसाइल हल होंगे, आपको
किसी को फ़ायदा नहीं है। आपको याद है आपको ये याद है 2-3 माह से ये प्रोग्रामों में डिस्कस हो रहा था। चले खुल के बात करते हैं। हुकूमती वज़ा कहते थे अगले चीफ जस्टिस मंसूर साहब आ गए तो इन्होंने तो कल अदम करार दे देना है इलेक्शन, इन्होंने तो कहना है इलेक्शन ट्रिब्यूनल न्यूट्रल कर दो, इन्होंने तो मंगवा लेने हैं फॉर्म 45 के रिकॉर्ड, तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाना है। ये तो ओपन वज़ा कहते हैं। ठीक है, अब क्या प्रपोज हो रहा है? सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि वो चीफ जस्टिस साहब जो हमारे हैं, ये भी बड़ी बदकिस्मती हैं, अब हमारे तुम्हारे होना शुरू हो गया इंसाफ में। वो जो हमारे हैं जो हर काले स्याह को हमारे यस कह देते हैं और कोई उनके ऊपर बात नहीं कर सकता, अब हम एक अलग कोड बनाएंगे और उसका चीफ हम उन्हें बनाएंगे और उनके पास ये सारे मसले जाएंगे तो हमें चैन है। तो उससे मुल्क का कौन सा कर्जा उतरना है जी? उससे मईशत में कौन सी बेहतरी आनी है जी? लेकिन इंसाफ की जो फराहमी वो तो जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। कम ऑन अयूबी साहब, आप जैसा बंदा ये सवाल करे ना तो मुझे हैरत होती है। शायद आपने मजाकन पूछा है उनको छेड़ने के लिए। देखें, अगर आप वाकई इंसाफ करना चाह रहे हैं तो मुल्क के 95% मसाइल तो लोअर कोर्ट में, वहां से शुरू करें ना। जाएं, आज जाएं सेशन कोर्ट में, देखें क्या हालात है, जाएं वहां करें। आपको याद आ रही है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे किसने जाना है? चंद गिनती के केसेस जाने और हुकूमती ऐवानों के मसाइल जाने, वहां से आप आवाम को रिलीफ देने लगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ऐसे नहीं, हकीकत की बात करें। कोई आप इसमें कोई आवाम की बेहतरी के लिए आप ये नहीं करना चाह रहे। ठीक है, जाती मुफाद हैं, जाती केसेस हैं और जाती कुर्सी का लालच है जिसमें मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं, इंसाफ के निज़ाम की रही सही इज्जत को मट्टी पलीत करना चाह रहे हैं, अवाम का जो सिस्टम पे रहा सा एतमाद है उसे तबाह कर। जब ये सारा कुछ होगा तो मईशत खराब होगी। तो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो मैली आंख से भी पाकिस्तान की तरफ नहीं दे सकेगा। अच्छा जी, पहले ये था जो निगरान हुकूमत आई दूध शहद की नहरें बहेंगी, तो ऐसी दूध शहद की नहरें बही, रो रो के अवाम का अशर हो गया। फिर आया कि जी 8 फरवरी को हमें 2 ताई दे दें, हम देखें कमाल कर देंगे। 2 ताई क्या 17 सीटों पे रह गए। खैर वो अलग कहानी है, जैसे भी हुकूमत बनाई उसके बाद जो अशर किया लोग निगरान हुकूमत को याद करने लगे। मतलब ये समझते हैं कि 26 करोड़ के 26 करोड़ बेवकूफ़ हैं और उनकी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है और उन्हें कुछ याद नहीं रहता। ऐसा नहीं है। कौन से दुश्मन मुल्क उन्हें, मतलब क्या आप आईनी तरमीम में क्या ला रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल पे एटम बम चला देगा, ये ला रहे हैं? या क्या ला रहे हैं कि कल आप आज़ाद कश्मीर से जिहाद का ऐलान करके मकबूजा कश्मीर आज़ाद कराने लगे? क्या है 26वीं आईनी तरमीम? कैसे वो पाकिस्तान का दिफा मजबूत करेगी? तो ये ऐसे नहीं करें, लोगों को इतना बेवकूफ ना समझें। तो नारे और दावे भी नहीं, खोखले मजाक हैं जिसको मुझे देख के ये अफसोस हो रहा है कि पहले तो नारे दावे होते थे कोई बहुत अकली सतह पर कि चलो एक मंतकी मुगालता दे के अवाम को बेवकूफ बनाए। अब तो तनज़्ज़ुली इतनी शदीद आई है कि ये तो लतीफ़े कर रहे हैं। इकबाल ख्वाजा साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब भी, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब भी स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के लिए कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, वाकई इसमें स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी मौजूद हालात में हो सकती है और हमारे जो मुआशरत की मुआशी इस्तेकाम है वो मुमकिन है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर इकबाल ख्वाजा साहब, देखिए ये हमारे लीगल ज़ुबान में कहते हैं मुश्तरी होशियारबाश। मैं आज अपनी कौम को मुश्तरी होशियारबाश कर रहा हूँ कि बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज में ना करना इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेटेड लेवल्स पे। उमर साहब, आपने कारोबार किया है, स्टॉक एक्सचेंज के माहिर हैं आप, एक्सपर्ट हैं, उसको हर चीज़ को इच्ची बिच्ची को सबको जानते हैं। मैं पिछले 31 साल से स्टॉक एक्सचेंज से मुंसलिक हूँ और वहाँ पर काम करता हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इस वक्त शेयरों की प्राइसेज इंतहाई इन्फ्लेटेड है। इस वक्त वो बकरे ढूंढे जा रहे हैं जिनको इन महंगी कीमतों पर शेयर थमाए जा सकें और वो पाकिस्तानी अवाम की सूरत में ही होंगे। इस वक्त वो टीवी पर इतना सुनहरे दौर का डंडोरा पीटा जाएगा कि मनाया जा रहा है। हाँ, वो लोग ऑटोमेटिकली इसकी तरफ पुल ओवर होते हैं। तो मेरा तो इन लोगों से, पाकिस्तानी कौम से बड़ा मुद्दबाना दरखास्त है, बिल्कुल बच के रहें, बिल्कुल किसी के झांसे में ना आए, बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज में ना करें इन्वेस्टमेंट, अपनी रही से ही जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। मतलब अगर उसमें सरमायाकारी होती भी है तो पाकिस्तान की मईशत पर उसके असरात तो मुस्बत होंगे। स्टॉक एक्सचेंज तो एक फैन क्लब है, जो कह सकते हैं अमीर लोगों का फैन क्लब है, वो लीगल किस्म का एक। वैसे फलसफा है क्या स्टॉक एक्सचेंज? आम बंदे को तो पता ही नहीं है, वो चंद बंदे जैसा आप एक्सपर्ट जानते हैं, हर बंदा नहीं जानता उसको। फलसफे के हिसाब से तो बड़ा अच्छा है कि प्राइवेट इक्विटी इकट्ठी की जाए, उसके साथ बड़े कारोबार कीजिए, लोगों को मुनाफा भी मिले। पर हमारे मुल्क में तो एक सट्टेबाजी का अड्डा बन चुका हुआ है और उसके अंदर किसी किस्म की जेन्युइन इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वही 5, 7, 10 बड़े ग्रुप्स वहाँ पर बन चुके हुए हैं जो 62 ग्रुप्स है, वही 5, 7, 10 लोग हमेशा कमाई करते हैं, वही लोगों को इन्फ्लेटेड
लेवल्स पर शेयर थमाते हैं और हमेशा ढेर सारा मुनाफा नहीं, उसमें सरमायाकारी कौन कर सकता है? वैसे अगर वो करना चाहे तो कुछ तरीकेकार क्या है? हर पाकिस्तानी कर सकता है। उसको रजिस्टर्ड होना, उसको जाके अपना शनाख्ती कार्ड देकर अपना बायोमेट्रिक करा कर रजिस्टर कराना पड़ता है। उसके बाद एक जितनी भी वो अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। दुनिया सारी में वैसे एज अ थ्योरी कहा जाता है कि जब तक आपके पास $2.5 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा मनी ना हो तो स्टॉक एक्सचेंज का मुंह ना कीजिएगा, वरना कल को आप नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। हम पाकिस्तान में इस तरह कर लेते हैं कि इसको 2.5 करोड़ रुपया कर लेते हैं कि जिस बंदे के पास ऐसा 2.5 करोड़ रुपया मौजूद है जिसको उसको मुस्तकबिल करीब में जरूरत नहीं, वो जरूर इन्वेस्ट कर सकता है। ब्लैक मनी उसको लगा सकता है उसमें? नहीं, ब्लैक मनी जरा स्टॉक शेयर में लगाना मुश्किल है, लेकिन बेनामी अकाउंटों की भरमार है वहाँ पर। वो एक अलग टॉपिक है, वो किसी दिन फिर कर लेंगे। लेकिन इस वक्त आम पाकिस्तानी ब्लैक मनी नहीं इन्वेस्ट कर सकता। इंतहाई रेगुलेटेड मार्केट होती है, वहाँ पर आपको हर चीज का जवाब देना। स्टॉक एक्सचेंज का ताल्लुक हमारी मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इन पर भी कोई असरअंदाज होती है? देखिए, पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उससे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों के नताइज अच्छे आते हैं, उससे बेहतरी आती है। लेकिन इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज चल रही है वो बिल्कुल एक मफरूजे और सट्टे की बुनियाद पे चल रही है। वो इस तरह चल रही है कि वो कंपनियां जिनके अंदर ये सरकारी तौर पर सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? ये भी स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसमें इस वक्त अक्सर ये इस वक्त चाइनीज उसको चला रहे हैं। हमने उनको बेच दिया हुआ चाइनीज कंपनी को, वो मैनेजमेंट करते हैं। वैसे ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इसमें बहुत सारे प्राइवेट लोग होते हैं और उसके बोर्ड के ऊपर कुछ सरकारी लोगों को भी नॉमिनेट किया। ये भी जिस डिजिटल मार्केटिंग है, या डूब गया या तर गया, ऐसा हिसाब है इसमें भी? तकरीबन वही आप समझ सकते हैं। मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारे एक बहुत बड़े इस वक्त जो फाइनेंस के जादूगर जिन्हें इस वक्त वजीर खजाना का ओहदा नहीं मिला इस मरतबा, हालांकि वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक वक्त में फर्स्ट अजवेरी मुदारबा, सेकंड अजवेरी मुदारबा, थर्ड अजवेरी मुदारबा के नाम से कंपनियां फ्लोट की थी स्टॉक शेयर में। 10 रुपए के हिसाब से उनका शेयर बिका था और बाद में तीनों कंपनियां डिफॉल्ट कर गई और कुछ पैसे के हिसाब से मेरे शेयर या लोगों के शेयर बिके थे उसमें। तो मेरा मतलब है कि इससे आप अंदाजा लगा ले कि ये वो तब भी अवामों को ये 95, 96, 90 की दहाई की बात है जब अवाम को मुदारबा कंपनियों के नाम से लूटा गया। उसके बाद फिर पावर कंपनियों का एक स्कैंडल आया, फिर 2008 में एक नया स्कैंडल आया जिसमें बेशुमार स्टॉक शेयर 50% से भी ज्यादा गिर गई। फिर 14 में स्कैंडल आया, फिर 21 में स्कैंडल है। यानी कि पाकिस्तान की स्टॉक शेयर तो स्कैंडल हिट्स, यानी कि हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इसमें बहुत ज्यादा स्कैंडल्स रहे। इसलिए मैं आम आवाम से कहूंगा कि स्टॉक शेयर से जरा मोहतात रहें। वहाँ पर बड़े लोगों का एक खेला है, उसमें आम आदमी का कोई काम। मेरे ख्वाल ख्वाजा साहब, गैर मुल्की इन्वेस्टर को मौजूद हालात में लाया जा सकता है। और जो IPP से मुआहदे हो रहे थे, कल जो हमला हुआ है, आज वज़ीर खजाना साहब कह रहे थे, उसमें चाइनीज जो IPP थे जिनसे हमारे मुआहदे चल रहे थे, उन पर जो हादसा हुआ, आप समझते हैं वाकई ये गैर मुल्की इन्वेस्टर को लाने के लिए बेहतरीन अमल था जो ये हमला किया गया? देखिए जी, ये तो रोकने वाला अमल है। हमला करना तो लाने वाला अमल तो नहीं है, रोकने वाला अमल है। अगर कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं तो इससे आप अंदाजा लगा गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में आने से डरता है। असल प्रॉब्लम है आपकी सिक्योरिटी एजेंसियों की। वो सिक्योरिटी एजेंसियां आपका जो उनका कोर काम है उससे हट के कुछ ऐसी काम में इस वक्त सारी मसरूफ है। देखिए, आप समझ नहीं रहे, आपका मुल्क इस वक्त शदीद दहशतगर्दी का शिकार है। अभी परसों 3-4 दिन पर लेफ्टिनेंट कर्नल एक शहीद हो गए हमारे, कुछ जवान उनके साथ मारे गए, फिर चाइनीज के ऊपर हमला हो गया। इस सूरत हाल में तो रही सही कसर। मैं तो यही कहूंगा ये इसका मलबा तो PTI पर ना डाले, ये तो बताए कि अभी इस सिक्योरिटी को माहौल को कैसे बेहतर करेंगे। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर लोगों को देखिए, गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में 2-3 इंपीडियंट्स हैं। नंबर 1, एक तो ये आपकी सिक्योरिटी पर मसला है। दूसरा क्या है, गैर मुल्की, मैं 2-3 कंपनियों को जानता हूँ जो वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर तो लेते हैं, यहाँ से वापस पैसा नहीं ले जा सके। यानी कि कुवैत के कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में काफी बड़ी अमाउंट लगाई और आज तक वो 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी असल रकम वो शेयर बेच के ले जाए, पाकिस्तान के पास पैसे देने के लिए उनको नहीं होते। तो क्या ऐसी सूरत हाल में क्या कोई गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ पैसा लगाएगा? वो कहते हैं आप हमारी रिटर्न की गारंटी तो करें, हमें रिटर्न के वक्त आप स्टेट बैंक के पास भेज देते हैं कि जी उससे इजाजत ले तो पैसे लेकर जाए। इस तरह तो नहीं होगा। तीसरा ये है कि उनको इनके डिविडेंड, इस वक्त पाकिस्तान जो गैर मुल्की कंपनियों के डिविडेंड पे ऑफ करा है वो 2020 और 21 के कर रहा है। इस वक्त भी पिछले 4 साल का बैकलॉग है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा। ये 3 इंपीडियंट्स दूर कर दे, यहाँ पर सरमायाकारी यानी शुरू हो जाएगी। ये तो कोई साइंस है, रॉकेट साइंस है। इस वक्त आपने इन तीनों में से कुछ भी नहीं दूर किया। उमर ज़हीर मीर साहब, जो 96 अरब का शॉर्टफॉल है, इससे मालूम होता है टैक्स अहदाफ खतरात में है। खतरात से निकलने के लिए अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है जी। सबसे पहले तो जो जेल में बैठा हुआ है ना, कैदी नंबर 804, जिसका हकीकी नाम है इमरान खान, उससे बात कर लें। उसका मुआशरत से क्या ताल्लुक है ज़हीर सर? वही बताने लगे। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लॉ एंड ऑर्डर को आप हैंडल नहीं कर सकेंगे, सरमायाकार और कारोबारी अफराद का
का मीशत पर एतमाद बहाल नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये सारी सतही मूवमेंट, इससे कुछ नहीं होगा। असल अंडरलाइन कॉज पे आए। किसी इंसान को कैंसर है, आप सनी प्लास लगा के उसका इलाज करेंगे? बड़े बेवकूफ़ हैं अगर ऐसे करेंगे, या डिस्प्रिन दे के करेंगे। आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, आपको कैंसर हैंडल करना पड़ेगा। ये जो इस वक्त मुआशरे के अंदर हो चुका हुआ है ना, ये एक कैंसर है जिसका इलाज इससे नहीं हो सकता। कैंसर क्या है कि अवाम में और रियासती इदारों में फासला पैदा हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है कि अवाम के जज्बात जो बार बार सामने आ रहे हैं, उन्हें वक़्त और अहमियत नहीं दी जा रही। रियासत का मुफाद वो है जो रियासत की अवाम कहती है। आप में जितने भी ज़हीन क्यों ना हो, हम चंद इंसान हैं। सुबान खल्क को निकारे खुदा समझो। जब लोगों का एतमाद रियासत पे बहाल होगा, सरमायाकार कारोबारी अफराद अपना काम करना शुरू करेंगे, सही रियासती पॉलिसियाँ होंगी, कोई मसला नहीं। मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। एक मिसाल आप ले लें, हमारा IT सेक्टर है जिसकी $3.5 बिलियन की एक्सपोर्ट प्रोसीड वजीर ख़जाना साहब के मुताबिक पाकिस्तान में आई थी। हमारा काम ऐसा है, और IT के तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं, मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता देता हूँ, 5 बहुत हद है, 10% से ज़्यादा कोई पाकिस्तान में नहीं ला रहा। यानी इसके मुताबिक अगर आप वर्कआउट करें तो कम अज़ कम तकरीबन $35 बिलियन की हमारी IT सेक्टर की एक्सपोर्ट थी। एक्सपोर्ट है। बाकी किधर गया है? 32 बिलियन अमेरिका और UAE वगैरह में पार्क हुआ है। क्यों? 3 वजूहात। पहला, जो हमारे पास एक अजीब सा मैकेनिज्म है, चलें पेपाल तो छोड़ दें, हमने क्या फैसिलिटी देनी है। जब मुल्क में फंड आते हैं, यूरोप अमेरिका की कंपनियों से आ रहे हैं, क्लियर करके अकाउंट में जाने के लिए 7 से 21 दिन का स्टेट बैंक का प्रोसेस है। पैसा आ रहा है, हम वहाँ भी रोक रहे हैं, और ये पैसा कोई इलीगल मनी नहीं है, ये कारोबारी सरमाया आ रहा है तमाम रसीदों के साथ। हम रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? 7 से 21 दिन तक हम उसे एंजॉय कर लें। बेवकूफ़ी। ये जो प्रोसीड है, अभी नेट की तो बहुत बाद की बात है, उस पर तो हम बाद में आ रहे हैं। दूसरी चीज़, अब वो शख्स अपना सरमाया लेके जाना चाहता है तो एक्सचेंज कंट्रोल के नाम पे आप अपना पैसा मुल्क से नहीं ले जा सकते। तीसरी चीज़, ये सारा सरमाया लेजिटिमेट है, बैंकिंग चैनल से आया, आपने कारोबार करके कमाया है, और आपका फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज है। PSEB से रजिस्टर्ड है तो 0.25, नहीं रजिस्टर्ड तो 1%, जो बैंक काट के आपको देता है पैसा। ठीक है, आप अपनी रिटर्न भी जमा कराते हैं। अब आपको एक नोटिस आ जाता है 111 का, आप सरमाया एक्सप्लेन करें कहाँ से आए। आप भागे जाते हैं, सरकार मेरा तो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज है, ये सारा रहा। वो कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी, ये आपका लाइफस्टाइल हमें समझ नहीं आ रहा। वो आपको नोटिस निकाल के सीधी सी बात करता है, भाई साहब जो भी मैं फैसला दूंगा ना, अब SRO 350 के बाद आप जब अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में, 30% आपको जमा कराना होगा स्टे के लिए। तो अब मुझे ये बताएं कि आप अंडर द टेबल 15% पे मेरे से कट करते हैं, या मैं आपको नोटिस इशू कर। इन मसाइल के बाद वो ये लाएगा। 3 पॉलिसियाँ बदलनी है आपने, और कोई मसला नहीं, 30 बिलियन मुल्क में आ जाएगा। जिन हालात में हमारे लोग कारोबार कर रहे हैं ना, जिहाद है। आपने खुद अभी इंटरनेट की बात की है, अक्टूबर का पहला हफ्ता कहा गया था, दूसरा शुरू हो गया, अभी तक मसला हल नहीं हुआ। इसके बावजूद कह रहे हैं कम से कम ये तो पॉलिसियां सही कर लें। फ्रीलांसर से वो बैठ के कारोबार, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उनका हमारा कारोबार ठप होता जा रहा है। जो ऑर्डर मिले हुए हैं बाहर से, वो इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। अब दूसरी चीज पे आ जाए, मुआशी इस्तेहकाम कैसे आता है? सियासी इस्तेहकाम से। इंडिया में 92 तक शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम था, और वो हमसे पीछे था। निकाल लें IMF वर्ल्ड बैंक के सारे इशारे। हमारी म्यूजिकल चेयर और बदकिस्मती से दूसरे मसाइल जो 92 में शुरू हुए, 90 में तमाशा, उसके बाद उल्टा गियर लगा। इंडिया में सियासी स्टेबिलिटी आती गई, हमारी ख़त्म होती गई। वहाँ पे विल ऑफ द पीपल को इज्जत देते गए। हमारे यहाँ कहा गया नहीं, ये जो चंद हैं सब शर पसंद है, जेल में डाल दें। क्या था वो थोड़ा इस वक्त, तो उससे क्या हमने हासिल किया? आज हम वहाँ पे बैठे हैं कि इंडिया हमसे कई गुना बड़ी मईशत बन गया, जबकि 90 तक हमारी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा थी। हम उन्हें कहा करते थे ऐसे तरक्की करते हैं। तो जब आप सियासी इस्तेहकाम लाते हैं, विल ऑफ द पीपल को रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप आगे तरक्की करते हैं। कैदी 804 ने कौन सा बम मार देना आपको? क्या कर देना? क्या डिमांड है? डिमांड है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। तो अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा देते हैं, मुल्क में मुल्क और कौम का फ़ायदा है, सियासी इस्तेहकाम आता है, सबसे बड़ा उससे मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा। तो अगर आप नहीं करा रहे तो ये फिर मुल्क और कौम का फ़ायदा तो नहीं है, किसके है ये आप ही सोचें। उमर इकबाल खान साहब, फिर आखिर में सिर्फ एक छोटा सवाल, जो मुल्क से कंपनी से कहा जा रहा है जो डॉलर लेकर आएगा, $1 के ऊपर $2 फालतू दिए जाएंगे, $4 फालतू दिए जाएंगे, आप समझते इस वजह से कंपनियां बाहर से डॉलर लाने में कामयाब होंगी? नहीं, ये खैर इंसेंटिव देने तो अच्छे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इंसेंटिव ओवरसीज पाकिस्तानी को दें, इंसेंटिव IT के एक्सपर्ट्स को दें। $9 अरब जिन्होंने भेजा है, आप $7 अरब के लिए सब शराइत लिखते हैं। उनसे बात कर ले जी, 9 और भिजवा दे इस साल,
हम आपको इतना इंसेंटिव देते हैं, वो भिजवा देंगे, आपको कर्जा भी नहीं चढ़ेगा। उनकी राह में क्या रुकावट है? जो ओवरसीज पाकिस्तान हमारे वहाँ पैसा भेजते हैं, उनमें क्या रुकावट है? रुकावट कोई नहीं है, बात वही है, आपने इत्मीनान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ आपसे इत्मीनान, वो जो आप सियासी इस्तेहकाम की बात करें इसलिए कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम पैदा करें ना। आपने प्रजम्पशन बेहतर करनी है, मुल्क की प्रजम्पशन बेहतर करनी है, हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। आपको डॉलर के डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, आप प्रजम्पशन बेहतर ही नहीं कर रहे। आपको ओला नेक्स्ट का मालिक अगवा होकर मुल्क छोड़ देता है, कोई पूछता ही नहीं कि क्या होगा उसके साथ। कोई इस तरह थोड़ी चलेगा मुल्क। सरमायाकार को अपनी प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। आप कौन सा मुल्क में सरमाया लगाएंगे जिसमें पर प्रोटेक्शन ही नहीं है आप लोगों को? यहाँ पर रूल ऑफ लॉ ही नहीं, जिसकी मर्जी आप कंपनी चाहे छीन सकते हैं, 2 लफ्ज लेकर आपको प्रोटेक्शन ही नहीं किसी से, कि सरे बाजार लोग अगवा हो जाते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है ना, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो दोबारा रीबिल्ड करना है आपने। अवाम और इदारों के दरमियान कैसे सियासत करनी, किसने गवर्न करना है, किसने इस मुल्क को चलाना है, ये सारा आपको रीराइट करने की जरूरत है। तो उमर ज़हीर मीर साहब की बात, पहले तो सियासी इस्तेकाम लाए ना, फिर मुआशी खुद आ जाएगा। उमर इकबाल साहब आपको बहुत शुक्रिया, उमर ज़हीर मीर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। एतमाद, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ की फराहमी, सिक्योरिटी, अमन, ऐसे मसाइल हैं जो रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर इन चीज़ों की तरफ देखा जाएगा तो बेहतरी मुमकिन है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।